नमस्कार, स्वागत है एनबीए के खास प्रोग्राम राजधानी लाइव में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और पंजाब में लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं सभी राज्यों में आज से 18 प्लस वालों को यानी 18 साल से अधिक वालों को वैक्सीनेशन होने जा रहा है। वहीं पंजाब में टीके की कमी के कारण टीकाकरण रद्द करना पड़ा और राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि 18 से 45 साल की उम्र में टीकाकरण के तीसरे चरण को स्थगित करने का फैसला किया गया है, जो कि आज से शुरू हो रहा है। और इसके अलावा निजी स्वास्थ्य सेवाओं में टीकाकरण शनिवार यानी आज से शुरू होने वाले टीकाकरण को स्थगित किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन की संभावना से इंकार किया है। सीएम ने शुक्रवार को पंजाब के सबसे अधिक कोविड प्रभावित 6 जिलों के डीसी को माइक्रो कंटेनमेंट रणनीति को पुख्ता करने और 100% टेस्टिंग यकीनी बनाने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही सीएम ने कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए एक वर्चुअल बैठक भी की, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री ने की है। इस दौरान कैप्टन ने कहा कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है, क्योंकि इससे बड़े स्तर पर प्रवासी मजदूर अपने राज्यों की तरफ भीड़ बढ़ा देंगे, जहां मेडिकल सुविधाएं बहुत कम हैं। उन्होंने संबंधित जिला प्रशासनों को निर्देश दिए हैं कि सभी पाबंदियां सख्ती से लागू की जाएं और ज्यादा पॉजिटिव मामलों वाले सभी क्षेत्रों के होटलों में बैठ करके खाने पर रोक लगाई जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं जगतार सिंह भुल्लर, हमारे सहयोगी हैं। जगतार सिंह, जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब पंजाब से जो खबर सामने आई है कि वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण का अभियान है वो अभी स्थगित किया जा रहा है और जो लॉकडाउन पर आशंका जताई जा रही थी उसको हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नकार दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, अगर हम बात करें तो कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीटिंग की थी। 6 जिले जो काफी प्रभावित है कोरोना से, और क्योंकि अगर हम पंजाब की अगर हम टीकाकरण की बात करें तो वो तीसरा जो फेज है वो सरकार ने मुलतवी कर दिया गया, उसको स्थगित कर दिया गया, क्योंकि कारण साफ है कि पंजाब सरकार का मानना है कि उनके पास जो 18 साल से लेकर जो 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगवानी थी वो उपलब्ध नहीं है पंजाब में, और सेंट्रल सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाई। और अब वो जो तीसरा जिसके चलते वो तीसरा जो फेज है, जो 18 साल से लेकर 44 साल की उम्र वाले लोगों को टीके लगने थे वो नहीं लगते। तो ये क्योंकि जो तीसरा फेज शुरू होना था, तो क्योंकि सरकार कह रही है कि उनके पास वो जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड नहीं करवाएगी। सिर्फ पंजाब नहीं, पंजाब के अलावा कह सकते हैं कि पंजाब के अलावा हिमाचल, हरियाणा भी है, ऐसे स्टेट हैं जहां लोगों 18 साल से ऊपर वाले लोगों के करीब 9 राज्य जिनके वहां टीका नहीं होता, देखो वैक्सीन है नहीं है इन जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बताया, और बाकी राज्यों के भी हालात ऐसे हैं। और रही बात दूसरी ये भी है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 6 जिले हैं कल मीटिंग की थी डीसी और एसएसपी के साथ, वर्चुअल मीटिंग, उसमें लुधियाना है, मोहाली है, जलंधर है, बठिंडा, पटियाला और अमृतसर। तो यहाँ और आदेश दिए गए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कि बहुत ही टाइट तौर पे ये जो माइक्रो कंटेनमेंट एरिया वहां लागू किया जाए, क्योंकि और यहाँ ये भी उन्होंने बोला कि स्टोर किया जाए कि लोगों की 100% टेस्टिंग हो। ये कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला, और साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो डॉक्टर और नर्सेस के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको भी कोविड जो फैसिलिटी है उनको वहां पे तैनात किया जाए, क्योंकि बहुत हालात ऐसे बन चुके हैं। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है मेडिकल की जो शिक्षा ले रहे हैं, तो दूसरा ये भी उन्होंने बोला था कि लॉकडाउन लगाना कोई सोल्यूशन है, लेकिन जो कर्फ्यू का टाइम है वो बढ़ेगा, लेकिन डीसी को अपने सतर पर उन्होंने आदेश भी दिए। तो बहुत सारी जो स्थिति है वो काफी पंजाब की भी बिगड़ती जा रही है, क्योंकि काफी जो केस हैं वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। और पंजाब में अब कह सकते कि काफी जो केस है अभी तक सरकार ने रिपोर्ट किए, तो काफी ये केस ऐसे हैं। ये भी उन्होंने बोला कि जल्दी जो मोहाली में 100 बेड का जो हॉस्पिटल है वो चालू किया जाएगा। तो ये कल जो सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए वो काफी कह सकते हैं कि
सख्ती वाले लेकिन फैसले जगतार लोगों सिंह, की जान बचाने जिस की। तरीके से ये निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो ज्यादा पॉजिटिव वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनमें बैठ करके खाने की व्यवस्था न करने दी जाए, वहां पर बैठ करके खाने के लिए मना किया गया है। तो क्या ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पंजाब के हालात अगर अन्य राज्यों का भी जिक्र किया जाए तो रेस्टोरेंट में लोग बैठ करके बाकायदा खाना खा रहे हैं, तो पहले से ही सतर्क होने की जरूरत नहीं है कि रेस्टोरेंट पर ये चीज बैन ही लगा दिया जाए कि वहां से आप पैक करा सकते हैं लेकिन वहां पर आप बैठ करके खाना नहीं खा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि उन्होंने जो होम टेक वे वाला शुरू किया, आप वहां से पैक करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कई रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें जगह बहुत कम होती है। जी। मान लो तो वो जगह कम हो तो वहां फिर क्राउड होगा, क्योंकि टेबल साथ के साथ जुड़े होते हैं, तो लोगों का आना जाना, टेबल पे हाथ लगाना, बर्तनों पे हाथ लगाना, और रेस्टोरेंट के दरवाजे पे हाथ लगाना, तो क्योंकि जब आपके बार बार हाथ लगेंगे तो वहाँ कह सकते कि ज्यादा ही खतरा है। जी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप पैक करवा सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं, वहाँ चांस कम है वहाँ पे, तो वहाँ की एक जगह कम होती है, दूसरा आपको रिस्क नहीं रहे। तो ऐसे में इन्होंने सरकार की तरफ से बोला गया कि आप पैक करवा सकते हो जहाँ होम डिलीवरी हो सकती है, लेकिन वहाँ बैठ के तो निश्चित तौर पे ढाबा हो जहाँ कुछ हो तो क्राउड काफी हो जाता है, कईयों की जगह तो होती, लेकिन कईयों के बाद बिल्कुल जगह कम होती, खास करके हम शहरों में जो रेस्टोरेंट हो जहाँ ढाबे हो वगैरह, वो बहुत छोटे होते हैं। तो ये सरकार की तरफ से लिया गया कि अभी जो बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो लुधियाना, जो मोहाली, अगर जलंधर, बठिंडा, तो इनमें बहुत ज्यादा, कल की अगर बात करें तो कल लुधियाना में 20 डेथ हुई थी, मोहाली में 8 हुई थी, जलंधर में 7 थी, अमृतसर में 17 की हुई थी। तो ये काफी केस है, और क्रिटिकल केस ही बहुत ज्यादा, 99 क्रिटिकल जो एक्टिव केस है वही 55,000 के करीब है। तो ये सरकार की, इसलिए सरकार को सख्ती करनी पड़ रही है, और इसलिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह सकते हैं कि सख्त आदेश दिया, क्योंकि ऑक्सीजन का भी बहुत ज्यादा मसला है कि ऑक्सीजन को लेकर भी सरकार बहुत ज्यादा चिंता में लगी हुई है कि ऑक्सीजन की जो सरकार की तरफ से, जो सेंट्रल सरकार ने अपने पास राइट ले रखे हैं कि वो, तो उसको लेकर भी चिंता, और क्योंकि सरकार इसलिए कि जितना कंट्रोल हो सकता हो, क्योंकि हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ बेड की प्रॉब्लम भी आएगी और ऑक्सीजन की भी आएगी। बिल्कुल। तो ये काफी सरकार की तरफ से फैसले लिए गए। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और ये कोरोना की चैन कड़ी को तोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग हैं कि सजग होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाएं और उसके साथ ही साथ बेवजह घरों से बाहर न निकलें, लेकिन जो हालात हैं, जो तस्वीरें सामने आती हैं, वो बिल्कुल इतर आती हैं। बिल्कुल, देखिए जो ये चीजें, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, जब तक हम अपना नुकसान है तब तक हम सुधरते नहीं, हमारी ब्लड में ही ऐसा, हमारा नेचर ही ऐसा है। लगातार लोग अभी तक तो लोग नहीं जानते आ रहे, लेकिन जब मौतें हो रही है तो तब लोगों को पता नहीं कोरोना है। अलग बात है कि जो हमारी चाहे स्टेट सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार, वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठे थी कि 1 साल से कोरोना था, तो सरकारों ने कभी बेड वाल सोचा नहीं कि बेड हॉस्पिटलों में होने चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और पहले से चेतना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे थे उसको लेकर के सरकार को सचेत रहना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखी है और इसी संकट को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोविड को लेकर नेशनल प्लान मांगा था और इसके साथ ही एक चिंता भी व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी परेशानियां जता रहे हैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं यहां पर एक गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। अगर कोई भी नागरिक सोशल मीडिया या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी समस्या बताता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को दबाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर राज्य को ये कड़ा संदेश जाना चाहिए कि अगर किसी नागरिक पर मदद की गुहार लगाने के लिए एक्शन लिया गया तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोई भी राज्य किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को दबा नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस वक्त राष्ट्रीय संकट की स्थिति में हैं
और ऐसे में आम लोगों की बात सुनना बहुत जरूरी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी उस वक्त आई है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक व्यक्ति पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज किया गया था। युवक ने सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की मदद मांगी थी, जबकि मरीज कोविड पॉजिटिव नहीं था और इसी के बाद अमेठी में उस पर केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा, और केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि हर महीने 1.03 करोड़ रेमडेसिविर उत्पादन की क्षमता है। हालांकि इस दौरान केंद्र ने सप्लाई मांग का विवरण नहीं दिया है। अदालत ने कहा है कि केंद्र को डॉक्टरों की कहना चाहिए कि वो इन दवाइयों को अलावा जो अन्य उपयोगी दवाएं हैं उनके बारे में भी मरीजों को बताएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। जिस तरीके से राजीव लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के जिस तरीके से सरकारों ने यह बात कह दिया था कि अब जो सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैलाएगा या तमाम सारी चीजें ऑक्सीजन को लेकर के हो या दवाओं को लेकर के हो, कोविड को लेकर के जो मामले अगर सोशल मीडिया पर कोई ज्यादा डालता है और उसको वायरल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी दी है और उसके साथ ही साथ ये कहा है कि अगर राज्य ऐसा करती हैं तो ये अवमानना होगी। फटकार जरूर लगी और उसके साथ साथ दूसरी बात है कि जो लोग मदद के लिए गुहार दबाए, यानी कोरोना जैसी स्थिति के अंदर अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई मदद की गुहार दबाता है तो उसको सजा नहीं मिल सकती। मगर इस तरीके से यूपी के अंदर देखने को मिला था क्योंकि एक व्यक्ति ने अपनी ऑक्सीजन को लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में कमेंट किया था जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, मगर कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं था और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। मगर जिस तरीके से बात की जाए तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर अस्पतालों के अंदर घट रहा है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है या फिर अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिल पा रहा है या फिर डॉक्टर नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को जागरूक करने की कोशिश करूंगी कि ये कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग मदद की गुहार करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उसको सजा नहीं दे सकता, क्योंकि इसे कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है अपने लिए मदद मांगना। मगर जिस तरीके से बात की जा रही है लगातार कहीं ना कहीं सरकारों के केंद्र सरकार कुछ एक्शन प्लान करे, क्योंकि राज्य का आजादी की कोरोना जैसी स्थिति पूरे देश के अंदर है, उससे संभालने के लिए केंद्र सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है। मगर केंद्र सरकार ने हलफनामे के अंदर ये कहा कि हम 1 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन हर महीने बना रहे हैं और हर महीने सबसे दे रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये जरूर पूछा था कि केंद्र सरकार कितनी वैक्सीन जनता तक मुहैया करा पा रही है, मगर इसके लिए केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की बात की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के अंदर कम खत्म होती नजर आ रही है और सीधे सीधे गए तो दिल्ली के अंदर भी वैक्सीन खत्म हो चुकी है। मगर कहीं ना कहीं 2-3 दिनों का समय मांगा गया था, क्योंकि 1 तारीख से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करानी है, मगर वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं हो पाई और लगातार राज्य सरकारें कोशिश कर रही है केंद्र सरकार उनकी मदद करे। मगर केंद्र सरकार ने भी कोर्ट के अंदर स्पष्ट नहीं किया कि उनके पास वैक्सीन कितनी है और कितनी जनता तक पहुंचानी है और किस तरीके से कार्य करनी है। मगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जरूर संज्ञान लिया, मगर देखना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीके से काम करती है जनता को बचाने के लिए। बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके से आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, वैक्सीनेशन को लेकर के आज ये था कि आज से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होगा और 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन दिल्ली के हालात क्या हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत बताई जा रही है और वहां पर यह कहा गया है कि वैक्सीन के अभाव के कारण आज से वैक्सीनेशन अभियान नहीं किया जा सकता है 18 से ऊपर वालों को। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उसके पास वैक्सीन नहीं है और केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन उपलब्ध कराए। मगर जिस तरीके से अभी भी अस्पतालों के अंदर कहा गया है कि वैक्सीन नहीं है उनके पास, मगर वैक्सीन केंद्र सरकार कब तक देगी, क्योंकि 2-3 दिनों का समय मांगा जाता है और केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिन जिन राज्यों के अंदर वैक्सीन खत्म है उन राज्यों के अंदर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी और कितने दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। मगर अभी तक शुक्रिया राजू तमाम सारी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान शुरू होना है, लेकिन दिल्ली में आज से वैक्सीनेशन अभियान नहीं शुरू हो पाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए। दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖੋ 1 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ TV ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ANB ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਆਓ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ। 1 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 11:45 ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस 3 फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई के मालाड और बंगूर नगर पुलिस स्टेशन के पास फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है और 3 फर्जी कॉल सेंटर के में छापेमारी की है। मामले में पुलिस 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इसके अलावा फर्जी कॉल सेंटर 45 कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, 14 लैपटॉप, 28 मोबाइल समेत अन्य कीमती सामान जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक एक कॉल सेंटर चालक खुद को गूगल का आधिकारिक प्रतिनिधि बताकर अमेरिकन लोगों को चूना लगा रहा था और वहीं 2 अन्य कॉल सेंटर में भी अमेरिकनों को वियाग्रा समेत अन्य सेक्स की दवा बेचने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा था। जोन 11 के डीसीपी विशाल ठाकुर ने छापेमारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है और मालाड और बंगूर के नगर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे 3 कॉल सेंटर में छापेमारी शुरू कर दी है, जिसके आधार पर 2 पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों ने डीसीपी विशाल ठाकुर की अगुवाई में छापा मारा। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ जो अनऑथराइज कॉल सेंटर्स मालाड और बांगूर नगर के जुरिडिक्शन में चल रहे करके हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। उस हिसाब से हमने रात में उसको वेरीफाई किया। हमने 3 जगह पे अलग अलग जगह पे हमने छापे मारे। वहाँ पे हमको 3 कॉल सेंटर्स इलीगली और लोगों को फंसाने के उद्देश्य से
कॉल सेंटर चला रहे से हमको वहाँ पे सदर कॉल सेंटर एक्टिव मिले। तो हमने वहाँ पे रेड किया, वहाँ की सब बोर्ड्स वगैरह चेक किया, तो हमें पता चला कि ये बोगस है। उसके ऊपर से हमें ऐसे ज़्यादा तहकीकात के बारे में बाद में हमको ऐसे पता चला कि वो परदेसी नागरिकों को यानी कुछ मेडिसिन या फिर कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स इस टाइप का बड़े कंपनी के नाम बता के उनको अपनी बातों में बहला के उनसे पैसे ऐंठने का काम वहाँ पे चल रहा था। वहाँ से हमने 10 लोगों को तीनों मिलके 10 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। बाकी लोगों को हमने नोटिस देके छोड़ा हुआ है। और वहाँ से हमने बड़ी पैमाने में लैपटॉप, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और दूसरी तकनीकी चीज़ें हमने जब्त की हुई है। आगे की तहकीकात चल रही है और भी जहाँ पे भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम वहाँ पे अभी और इन्फॉर्मेशन निकाल के और छापे डालने का हम सोच रहे हैं। सर, क्या ये तीनों कॉल सेंटर में एक ही तरह के मोडस अपनाए जा रहे थे? तीनों जगह पे अलग अलग मोडस है, लेकिन उनको फंसाने का उनका जो इंटेंशन है वो तीनों का कॉमन ही है, लेकिन अलग उनका जो अलग तरीका है फंसाने का लोगों का वो अलग अलग है। आरोपी है क्या मुंबई के रहने वाले कि मुंबई के बाहर के रहने वाले? वो मुंबई के रहने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके जो ऑपरेटर उनको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। टारगेट ज़्यादा करके मुंबई के लिए होता है कि बाहर गाँव? वो अभी तक तो अभी उसका हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन तो अभी कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, फर्जी कॉल सेंटर का ये मामला, 3 फर्जी कॉल सेंटर चल रहे थे जिस पर ये छापेमारी कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और क्या जानकारी है? तो चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जिस तरीके से पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर पर ये छापेमारी की है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में वहां से सामान भी बरामद किया है और मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि गूगल का अपने आप को कॉल सेंटर चलाने वाला अपने आप का गूगल का प्रतिनिधि बता रहा था। उसको लेकर के ये तमाम सारी कार्रवाई की गई है। और मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें अवैध तरीके से चल रहे कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया है। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये अवैध कॉल सेंटर पर पर्दाफाश हुआ है और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जिस तरह से लगातार मुंबई डीसीपी जोन 11 को जानकारी मिल रही थी कि मुंबई के मलार और बांगूनगर इलाके में अवैध तरीके से जो है कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें कई लोग संलिप्त है। ऐसे में जानकारी की पुख्ता होने के बाद मुंबई डीसीपी विशाल सिंह ठाकुर ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की। तफ्तीश के बाद जो है छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उनको पता लगा कि तमाम कॉल सेंटर ऐसे हैं जो बिना इजाजत और गैर इरादतन जो है इस तरह के कॉल सेंटर चला रहा है, जिसमें छापेमारी के दौरान तमाम दस्तावेज, करीब 40 से 45 हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन एंड कई गैजेट्स बरामद किए गए, जिसके माध्यम से जानकारी मिलती है कुछ कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिकन नागरिकों को सेक्स की दवा और अन्य जो सामग्री बेचने का काम करते थे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लेकिन जिस तरीके से इतने लंबे समय से ये कारोबार चल रहा था, अवैध कारोबार चल रहा था, आखिर अभी तक जो मुंबई पुलिस है वो क्या सोती रही है? और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि वो जो कारोबारी था, वो जो अवैध कॉल सेंटर चला रहा था, वो अपने आप को गूगल प्रतिनिधि बता रहा था। जी, चाहे तो देखिए, जिस तरह से जिस इलाके में छापेमारी की गई है उस इलाके में और भी कई बड़े कॉल सेंटर चलते हैं। ऐसे में उनकी आड़ में यह छोटे मोटे कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे, जिसमें करीब 40 से 45 लोग को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बाकी कोरोना काल के दौरान उनको जो समन दे दिया गया है पूछताछ के लिए। अब ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही थी कि कई लोग ऐसे भी हैं जो गूगल का प्रतिनिधि बताकर लोगों को बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर बेचने का काम करते थे। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो वाइग्रा जैसे तमाम जो अवैध जो दवाइयां हैं उसको बेचने का काम करते थे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जाए कि साइबर क्राइम का जो मामला है वो अक्सर कहीं ना कहीं से सामने आता रहता है, और अब जिस तरीके से ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं से मामला आता है साइबर क्राइम को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से अगर पुलिस का जिक्र किया जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं इसमें संवेदनशीलता दिखाती हुई नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि जब ये बड़े कांड में परिवर्तित हो जाता है, या ये कहें कि तमाम सारी चीजें होती हैं, क्योंकि अगर कोई
आम नागरिक जाता है, कोई साइबर क्राइम का ठगी होता है, तो कहीं ना कहीं थानों में ये देखने को मिलता है कि पुलिस उसे दर दर भटकाने पर मजबूर करती है और उसके बाद जब कोई बड़ा कांड होता है तब वो जागती है। योगेश, देखिए, साइबर क्राइम जब होता है तो बड़े पैमाने पर इसका खुलासा किया जाता है, क्योंकि काफी वक्त लगता है इसको खुलासा करने में और तमाम सबूत जुटाने में। जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र के अलावा जो है देश के अन्य कोने कोने में साइबर क्राइम से जुड़े हुए तमाम लोग उनके इलाके माने जाते हैं, वो रहते हैं और वो साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। लेकिन जब शिकायत आती है, शिकायत के बाद जब तफ्तीश होती है, तफ्तीश में जानकारी मिलती है कि कहाँ से किसका लिंक जुड़ा हुआ है और कितने लोग इसमें काम करते हैं। उसके बाद हम तमाम जानकारियां मिलती है और उस पर कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, चलिए आप नजर बना रखिए और आपसे अपडेट लेते रहेंगे लगातार। तो जिस तरीके से मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और फर्जी कॉल सेंटर में अवैध तरीके से चल रहा था, जिसपे छापामारी कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तेग बहादुर सिमरिए। हिंद दी चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब दी समूह संगतां नूं लख लख वधाई। नौवें पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ते गुरमत संगीत दा आनंद माणो। भाई मनजीत सिंह शांत गुरमत संगीत नाल संगतां नूं निहाल करनगे। जलंधर तो गुरमत संगीत दा सीधा प्रसारण देखो 1 मई 2021 नूं दोपहर 12:35 तो लेके 1:30 तक सिर्फ ANB न्यूज़ ते। लोकां नूं अपील है कि ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ANB न्यूज़ ਨਾਲ। ANB न्यूज़ ने ठाना है कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो श्री गुरु तेग बहादुर जी की अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया।
ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਰੂਪਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।